हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है दुनिया गोल है। हेलो माँ, कैसी हो? अरे कुछ ना पूछ बेटी, 4 दिनों से कांताबाई नहीं आ रही है। काम कर कर के कमर टेढ़ी हो गई, घुटनों का दर्द भी उभर आया है। जितना ज़रूरी है उतना ही किया करो माँ। उतना ही करती हूँ बेटी। खैर छोड़, तू तो ठीक है। हाँ माँ, परसों विभा मौसी की पोती की मंगनी थी। शगुन में खूब अच्छा सोने का सेट आया है। मौसी ने भी बहुत अच्छा लेना देना किया है। 2 दिनों से बारिश का मौसम हो रहा है। सोच रही हूँ आज दाल बाटी बना लूँ। भैया से बात हुई, उनका आने का कोई प्रोग्राम है? हाँ, पिछले हफ्ते फ़ोन आया था, अभी तो नहीं आ रहे। रीनू से बात होती होगी, कैसी है वो? मैं तो सोचती ही रह जाती हूँ कि उससे बात करूँगी, पर फिर तुझसे ही समाचार मिल जाते हैं। वो ठीक है माँ। अच्छा, अब फ़ोन रखती हूँ, कॉलेज के लिए तैयार होना है। माँ से हमेशा मेरी इसी तरह की बातें होती हैं। ज़्यादातर वक्त तो वो ही बोलती हैं, क्योंकि मेरे पास तो बताने के लिए कुछ होता ही नहीं है। पहले फ़ोन बंद करते वक्त अक्सर मेरे दिमाग में यही बात उठती थी कि माँ की दुनिया कितनी छोटी है। खाना पीना, लेन देन, बाई, रिश्तेदार और पड़ोसी, बस इन्हीं के इर्द गिर्द उनकी दुनिया घूमती रहती है। देश में कितना कुछ हो रहा है, कितने स्टिंग ऑपरेशन होते हैं, चुनावों में कैसी कैसी पैंतरेबाजी चल रही है, घरेलू हिंसा, यौन शोषण कितना बढ़ गया है। इन सब से उनको कोई सरोकार नहीं है। जबकि यहाँ पत्र पत्रिकाएं, जर्नल सब कुछ पढ़कर हर वक्त खुद को अपडेट रखना पड़ता है। एक तो मेरा विषय राजनीति विज्ञान है, जिसमें विद्यार्थियों को हर समय नवीनतम तथ्य उपलब्ध करवाने होते हैं। दूसरे, बुद्धिजीवियों की मीटिंग में कब किस विषय पर बहस छिड़ जाए, इस वजह से भी खुद को हमेशा अपडेट रखना पड़ता है। और जब इंसान बड़े मुद्दों में उलझ जाता है तो बाकी सब कुछ उसे तुच्छ नगण्य लगने लगते हैं। मैं माँ की बातों को भुलाकर फिर से अपनी दुनिया में खो जाती। रीनू से बात किए वाकई काफ़ी वक्त बीत गया है। वो भी तो अपने काम में बहुत व्यस्त रहती है। दूसरे, अमेरिका और इंडिया के टाइमिंग में कितना अंतर है कि जब मैं फ्री होती हूँ, बात करने का मूड होता है, तब वो सो रही होती है या किसी ज़रूरी काम में फंसी होती है। पर आज रात मैं उससे ज़रूर बात करूँगी, उसकी छुट्टी भी है। यही सोचकर मैंने उस दिन उसे रात में स्काइप पर कॉल किया था। काफ़ी दिनों बाद बेटी की सूरत देखते ही मैं द्रवित हो उठी। कितनी दुबली हो गई है तू। चेहरा भी कैसा पीला पीला नजर आ रहा है। तबीयत तो ठीक है तेरी? हाँ मॉम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक प्रोजेक्ट में बिजी हूँ। रही दुबला होने की बात, तो हर इंडियन माँ को अपनी संतान हमेशा ही कमज़ोर नज़र आती है। नानी भी तो जब आपसे मिलती हैं, अरे बिट्टी तो कितनी कमज़ोर हो गई है, कहकर लिपटा लेती हैं आपको। फिर नसीहतें आरंभ, दूध पिया कर, बादाम खाया कर। अच्छा छोड़ वो सब, ये वैक्यूम क्लीनर की आवाज़ आ रही है। मेड काम कर रही है। मेरी नज़रें अब रीनू से हटकर उसके इर्द गिर्द दौड़ने लगी थी। यहाँ कहाँ मेड मॉम, सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। रोजर, मेरा रूममेट, सफाई कर रहा है। क्या तू एक लड़के के साथ रह रही है? कब से? मेरी चीख निकल गई थी। कम ऑन मॉम, आप इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हैं? यहाँ ये सब आम बात है। यही कोई 6-7 महीनों से हम साथ हैं। साथ मतलब क्या? रीनू, हमारे लिए ये सब आम नहीं है। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार इन सब की अनुमति नहीं देते। तुम्हारे नाना नानी और दादा दादी को ये सब पता चला तो तूफान उठ जाएगा। फिलहाल तो आप बिना बात तूफान खड़ा कर रही हैं मॉम। ये तो शुक्र है कि वैक्यूम क्लीनर की आवाज़ में रॉजर कुछ सुन नहीं पा रहा, वरना उसे कितना बुरा लगता। तुम्हें रॉजर का बुरा लगने की फिक्र है, पर मुझ पर जो बीत रही है उसकी ज़रा भी परवाह नहीं। मॉम प्लीज़, आप बिना वजह बात का बतंगड़ बना रही हैं। मैंने आपको बताया है ना, यहाँ ये सब आम बात है। दरअसल आपकी दुनिया बहुत छोटी है। इंसान चांद पर घर बसाने की सोच रहा है, और आपकी सोच अभी तक हमारा परिवार, हमारे संस्कार इन्हीं पर टिकी हुई है। एक बार अपनी दुनिया से बाहर निकलकर ज़रा बाहर की दुनिया देखिए, खुद ब खुद समझ जाएंगी। रॉजर इधर ही आ रहा है मॉम, बेहतर होगा हम इस टॉपिक को यहीं समाप्त कर दें। सिर्फ टॉपिक ही क्यों, सब कुछ समाप्त कर दो। गुस्से में मैंने संपर्क विच्छेद कर दिया था।
मेरे गुस्से से न केवल स्टूडेंट्स बल्कि घर वाले भी खौफ खाते हैं। ये ताप मापी के पारे की तरह पल में चढ़ता है तो समझाने बुझाने या क्षमा याचना करने पर पल भर में उतर भी जाता है। देर तक उसके शब्द मेरे कानों में गूंजते रहे थे। मैंने सिर झटक दिया था, मानो ऐसा करके मैं सब कुछ एक झटके में दिमाग से बाहर फेंक दूंगी, और सोने का प्रयास करने लगी थी। बहुत दिनों तक मेरा ना रीनू से बात करने का मन हुआ न माँ से। ये सोचकर दुख भी होता कि मैं रीनू का गुस्सा माँ पर क्यों निकाल रही हूँ। फिर मैंने माँ से बात की थी, पर रीनू की बात गोल कर गई थी। माँ बाबा को आजकल वैसे भी कम सुनाई देने लगा है, इसीलिए भी मैं उन्हें बताने से हिचक रही थी। पता नहीं आधी अधूरी बात सुनकर वो न जाने क्या मतलब निकाल लें, जबकि मामला इतना गंभीर हो ही ना। सास ससुर देशाटन पर गए हुए थे। चलो एक तरह से अच्छा ही है, वो लौटेंगे तब तक तो शायद वेणु भी लौट आए, फिर वो अपने आप संभाल लेंगे। वेणु की कमी मुझे इस वक्त बेहतर खटक रही थी। काश वो इस वक्त मुझे संभालते, समझाते, मेरे पास होते। वेणु और मेरी भी लव मैरिज थी। साथ साथ पढ़ते प्रेम के अंकुर फूटे और जल्द ही प्यार का पौधा पल्लवित हो उठा था। दक्षिण भारतीय वेणु आगे जाकर आर्मी में चले गए और मैं एक कॉलेज में शिक्षिका हो गई। हम दोनों जानते थे कि हमारे कट्टरपंथी परिवार इस बेमेल विवाह के लिए कभी राजी नहीं होंगे, इसीलिए हमने कोर्ट मैरिज कर ली थी। जब वेणु मुझे दुल्हन के जोड़े में अपने घर ले गए तो थोड़ी नाराज़गी दिखाने के बाद वो लोग जल्द ही मान गए थे और फिर दक्षिण भारतीय तरीके से हमारा विवाह संपन्न हुआ था। पर मेरे माँ बाबा को ये बात बेहद नागवार गुजरी थी। वो तो शादी में शरीक तक नहीं हुए थे। मैं उनसे गुस्सा थी, लेकिन वेणु ने हिम्मत नहीं हारी, मनाने के प्रयास जारी रखे। आखिरकार रीनू के जन्म के बाद माँ बाबा पिघल ही गए और उन्होंने हमें दिल से अपना लिया। उस वक्त मैं बच्चों की तरह किलक उठी थी, माँ से लिपटकर ढेरों फरमाइशें कर डाली थी। तब से वेणु और रीनू उनके लिए मुझसे भी बढ़कर हो गए थे। ऐसी शिकायत करके मैं अक्सर उनसे बच्चों की भांति रूठ जाया करती थी और सभी इसे मेरी जलन कहकर खूब आनंद उठाते थे। वेणु को नॉर्थ ईस्ट में पोस्टिंग मिली तो मैं रीनू को लेकर उनके साथ रहने आ गई थी। पर छोटी सी बच्ची के साथ उस असुरक्षित इलाके में रहना, हर वक्त खतरे से खेलते रहना था। रीनू का ख्याल करके मैं हमेशा के लिए अपने सास ससुर के पास रहने के लिए आ गई थी। मैंने वापस कॉलेज में पढ़ाना आरंभ कर दिया था। वेणु छुट्टियों में आते रहते थे। जिंदगी एक बंधे बंधाए ढर्रे पर चलने लगी थी। रीनू पढ़ने के लिए विदेश चली गई और फिर वहीं अच्छी सी नौकरी भी करने लग गई। दिल तो बहुत रोया, पर बदलते ज़माने और उसकी खुशी का ख्याल करके मन को समझा लिया। पर अब तो पानी सिर से ऊपर बढ़ गया है। इधर कुछ समय से वेणु की पोस्टिंग भी काफ़ी सीनियर पोजीशन पर हिमालय की तराई वाले इलाकों में हो गई है। वहाँ पड़ोसी देश से छुटपुट लड़ाई चल रही थी और आए दिन छोटी बड़ी मुठभेड़ की खबरें आती रहती थी। मुझे हर वक्त सिर पर तलवार लटकी प्रतीत होती थी, जाने कब कैसा अप्रिय समाचार आ जाए। वेणु की बहुत दिनों से कोई खबर भी नहीं थी, पर यह अच्छी बात थी क्योंकि सेना में ऐसा माना जाता है कि जब तक किसी के बारे में कोई खबर ना मिले समझ लेना चाहिए कि सब सकुशल है। मैं भी यही सोचकर वेणु के सकुशल लौट आने का इंतजार कर रही थी। वेणु की यादों के साथ रीनू के दिए घाव आज ताजा हो गए थे। जीवन साथी तो मैंने भी अपनी मनमर्जी से ही चुना था, पर उसके साथ रही तो शादी के बाद ही थी ना। लेकिन यहाँ तो बिल्कुल ही उलट मामला है। फिर भी मैंने और वेणु ने शादी के बाद भी सबको मनाने के प्रयास जारी रखे थे। सबकी घुड़कियाँ धमकियाँ झेली, ताने सुने, पर आखिर सबको मना कर रहे। और इस जनरेशन को देखो, पता है माँ गुस्सा है, नाराज़ है, पर मान मनोबल का तो फ़ोन तक नहीं। काश वेणु यहाँ होते। खैर, बहुत इंतज़ार के बाद एक दिन रीनू का फ़ोन आया था, पर बस औपचारिक वार्तालाप। आप कैसी हैं, दादा दादी कब आएंगे, पापा ठीक होंगे, और फ़ोन रख दिया था। एंड में मैंने भी कुछ नहीं कहा सुना। हमारे फ़ोन कॉल्स न केवल सीमित बल्कि बेहद औपचारिक भी हो गए थे। माँ ज़रूर थोड़े दिनों में फ़ोन कर मेरे हाल जानती रहती। वेणु और सास ससुर की अनुपस्थिति ने उन्हें मेरे प्रति ज़्यादा चिंतित बना दिया था।
वो मुझे धीरज और विश्वास देने का प्रयास करती। उनका आग्रह था मैं अकेली ना रहूं और उनके पास रहने चली जाऊं। मैंने उनसे कहा कि मैं तो छुट्टियों में हमेशा ही आती हूं, अभी सास ससुर भी नहीं है तो वो मेरे पास आ जाएं। पर उन्होंने इतनी लंबी यात्रा करने में असमर्थता जताकर मेरा प्रस्ताव सिरे से खारिज कर दिया। उनके अनुसार वो छुट्टियों में मेरा इंतज़ार करेंगी और मैं थोड़ी लंबी छुट्टियां प्लान कर सकूं तो अच्छा होगा। कोई खास वजह माँ? अरे नहीं, खास क्या होगी, बस ऐसे ही तेरे साथ रहने को दिल कर रहा था। क्या पता कितना जीना और शेष है। अब तबीयत भी ठीक नहीं रहती। तेरे भैया भाभी को भी इसी दौरान रहने को बुला लिया है। सब साथ रहेंगे, खाएंगे पिएंगे तो अच्छा लगेगा। पहली बार माँ की दुनिया अलग नहीं, थोड़ी अपनी सी महसूस हुई। उनका दर्द अपना दर्द लगा। हाँ माँ, ज़्यादा छुट्टियाँ लेकर आने का ज़रूर प्रयास करूँगी। कांता बाई से मुझे भी मालिश करवानी है। आजकल मुझे भी अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो गई है। आपके हाथ की मक्की की रोटी और सरसों का साग खाने का भी बहुत मन हो रहा है। गोभी गाजर वाला अचार भी डालकर रखना माँ। प्रत्युत्तर में उधर चुप्पी छाई रही तो मैं समझ गई कि भावनाओं के आवेग ने हमेशा की तरह माँ का गला अवरुद्ध कर दिया है। जल्द मिलते हैं माँ। माँ की भावनाओं का सम्मान करते हुए मैंने फ़ोन तुरंत रख दिया था। अगले सप्ताह एक लंबी छुट्टी अरेंज कर जल्दी ही उन्हें अपने आने की सूचना भी दे दी। स्टेशन पर माँ बाबा दोनों को मुझे लेने आया देख मैं तो हैरत में पड़ गई थी, क्योंकि उनके गिरते स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए मैंने उन्हें सख्त हिदायत दे रखी थी कि वो कभी भी मुझे लेने छोड़ने आने की औपचारिकता में नहीं पड़ेंगे। बेमन से ही सही वो मेरी हिदायत की पालना भी करते थे। पर आज अचानक वो भी दोनों, ज़रा भी कुछ असामान्य देख इंसान का दिमाग हमेशा उल्टी ही दिशा में सोचने लगता है। मेरे शक की सुई भी उल्टी ही दिशा में घूमने लगी। अवश्य ही वेणु को लेकर कोई बुरी खबर है। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। वेणु की कोई खबर बेटी? ठीक है ना वो? मैंने राहत की सांस ली। आपको तो मालूम ही है माँ, कोई खबर नहीं, मतलब सब कुशल ही होगा। एक बहुत अच्छी खबर है। मैं एक प्यारे से गुड्डे की परनानी और तू नानी बन गई है। माँ की नज़रें मेरे चेहरे पर जमी थी, जहाँ एक के बाद एक रंग आ जा रहे थे। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। माँ किसकी बात कर रही हैं? हमारी रीनू ने 2 दिन पहले एक बेटे को जन्म दिया है। वो यहीं है घर पर, हमारे पास। क्या? आश्चर्य से मेरा मुंह खुला का खुला रह गया था। उसने तुझे ये तो बता ही दिया था कि वो रॉजर नाम के किसी लड़के के साथ रह रही थी। हाँ, पर ये सब नहीं बताया था। उसकी हिम्मत ही नहीं पड़ी बेटी। तेरे गुस्से से वो घबरा गई थी। फिर उसे ये भी ख्याल था कि तू अभी बिल्कुल अकेली रह रही है। वेणु भी इतने खतरनाक मोर्चे पर तैनात है तो तू वैसे ही बहुत परेशान होगी। पर माँ, उसे मुझे तो बताना था। मेरी आंखों के सम्मुख उसका पीला दुबला चेहरा घूम गया। वो तुझे बताना चाहती थी, पर तभी सब गड़बड़ा गया। रॉजर इतनी जल्दी बच्चे के लिए तैयार नहीं था। वो तो अबॉर्शन करवाना चाहता था, पर रीनू उसके लिए तैयार नहीं हुई। विवाद बढ़ा और रॉजर घर छोड़कर चला गया। ओह, मैंने सिर थाम लिया। रीनू बहुत हताश और परेशान हो गई थी, पर तुझे और दुखी नहीं करना चाहती थी। इसीलिए सारा गम अकेले ही पीती रही। एक दिन उसकी बहुत याद आ रही थी तो उसका हालचाल जानने के लिए मैंने ऐसे ही उसे फ़ोन कर दिया। मैं फ़ोन पर ही उसे दुलार रही थी कि सहानुभूति पाकर वो फूट पड़ी और सब कुछ उगल दिया। हमने उसे भरोसा दिलाया कि तुझे नहीं बताएंगे और वो तुरंत हमारे पास इंडिया आ जाए और यहीं आकर बच्चे को जन्म दे। उसने हमारी बात मानी और आ गई। कल उसे अस्पताल से घर ले आए हैं। अभी तो तेरे भैया भाभी उसके पास हैं। तेरे आने की खबर से वो काफ़ी बेचैन है। तुम दोनों आमने सामने हो, इससे पहले तुम दोनों को सब कुछ बता देना आवश्यक था। उम्र और अनुभव ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया है बेटी। हम कितने ही आधुनिक क्यों ना हो जाएं, अपनी अगली और पिछली पीढ़ियों से हमारा टकराव स्वाभाविक है। ऐसे हर टकराव का मुकाबला हमें संयम और विश्वास से करना होगा। अपने बच्चों के साथ यदि हम ही खड़े नहीं होंगे तो औरों को उंगलियां उठाने का मौका मिलना स्वाभाविक है। हम अलग अलग पीढ़ियों की दुनिया कितनी भी अलग अलग क्यों ना हो, आकर मिलती तो एक ही जगह है, क्योंकि ये दुनिया गोल है। हम घूम फिर कर वहीं आ खड़े होते हैं जहाँ से कभी आगे बढ़े थे।
ये समय गुस्सा करने का नहीं, समझदारी से काम लेने का है। आज की तारीख में हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारी बेटी हमारे पास सकुशल है और उसके साथ साथ ये बच्चा भी अब हमारी जिम्मेदारी है। रीनू का आत्मविश्वास लौटा लाने के लिए उसे ये विश्वास दिलाना बेहद ज़रूरी है। घर आ चुका था, मैंने भागकर पहले रीनू को और फिर नन्हे से नाती को सीने से लगा लिया। रीनू आश्वस्त हुई, फिर खुलने लगी। इसकी आंखें बिल्कुल पापा जैसी हैं ना मॉम। मॉम, मुझे आपके हाथ का पायसम और उत्पम खाना है। वो बच्चों की तरह किलक रही थी। नानू, नानी, मॉम, आप सबको एक बात बतानी थी। कल रात दिल नहीं माना तो मैंने रॉजर को गुड्डू का फ़ोटो भेज दिया। उसका जवाब आया है। वो बहुत शर्मिंदा है, जल्द आएगा। माँ मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।